फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ हम लोगों ने सीखा था कि इंड्यूस्ड करंट क्या होता है। फिर हम लोगों ने सीखा था कि इस इंड्यूस्ड करंट को कितने तरीके से आप प्रोड्यूस कर सकते हो, और फिर उसमें से एक तरीका हम लोगों ने सीखा था जिसके अंदर ओरिएंटेशन बार बार चेंज होती है। ओरिएंटेशन चेंज होती है मतलब थीटा चेंज होता है। तो जब उस थीटा के अंदर होने वाले चेंज को आपने ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया था, तब आपको एक करंट मिला था जिसको आप ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हो। ऑल्टरनेटिंग करंट भी होता है, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ भी होता है। अब एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आता है कि डीसी के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो डीसी के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस वी होता है। लेकिन जब आप ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस वी की जगह पर आप ई लिख के चलते हो। तो आप उसे वी क्यों नहीं लिखते? आप उसे वी लिख सकते हो, लेकिन आप उसे वी नहीं लिखते, फिर भी ई लिखते हो, जबकि ई का मतलब तो ईएमएफ होता है। ईएमएफ तो डीसी का चीज थी, तो डीसी की चीज हम लोग एसी में क्यों यूज कर रहे हैं? इसके पीछे का रीजन समझो। बेसिकली ईएमएफ एक ऐसा फोर्स है जो बैटरी के दो मतलब दो एंड्स के बीच में डेवलप होता है, जिस समय पर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होता। जब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होता तो आपके पास में जो जो दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आप उसको ईएमएफ कहते हो, मतलब आप उसे ई बोलते हो। सेम चीज है आपके पास में जब आप ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करते हो, तो ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर कोई भी करंट, आप ध्यान समझिएगा, कोई भी करंट कहीं पर भी वेस्ट नहीं हो रहा। जिस समय पर बैटरी के अंदर सर्किट पूरा कंप्लीट होता है, बैटरी के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसके अंदर करंट कुछ ना कुछ मतलब आयंस के साथ में, आयंस को मूव कराने में एनर्जी खत्म हो जाती है, पोटेंशियल खत्म हो जाता है, तो पूरा एग्जैक्ट वोल्टेज आपको कभी मिल नहीं पाता। इसीलिए आप लोग जब कभी डीसी की बात करते हो तो डीसी के अंदर आपके पास में हमेशा क्या होता है? वी होता है, और ये वी ई से आई में से आर को माइनस करके बनता है, मतलब वी इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है। लेकिन जब आप एसी की बात करोगे, जब आप एसी की बात करते हो, तो उस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस नाम की कोई चीज होती नहीं है, और आपके पास में वी लिखो या ई लिखो, बात आपके पास हमेशा सेम होती है। अब देखो, अब मैं आपको एक एक चीज समझा के चल रहा हूँ, और फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ सिखा के चलूंगा। आप लोगों ने घर के अंदर इंडक्टर कॉइल्स देखी होगी आप लोगों ने। अब इंडक्टर कॉइल्स आप लोग कहाँ पर देखते हो? जैसे कि आपके पास में जो ट्यूबलाइट होती है, इन ट्यूबलाइट के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक चोक लगी होती है, इसके अंदर एक इंडक्टर लगा होता है, एक इंडक्शन कॉइल लगी होती है। आप लोगों ने घर के अंदर जो आपके पंखे लगे होते हैं, जो आपका फैन है, इस फैन में ऊपर की तरफ एक कैपेसिटर लगा होता है। आप लोगों ने देखा होगा फैन में आपके पास में फैन के ऊपर की तरफ क्या होता है? एक कैपेसिटर लगा होता है। तो ये जो कैपेसिटर है ये एसी सर्किट्स के अंदर लगा होता है, लेकिन अगर आप किसी डीसी फैन की बात करोगे तो डीसी फैन में कैपेसिटर नहीं लगे होते। जब किसी मोटर को डीसी से ऑपरेट करना होता है, कैपेसिटर आपको नहीं लगाना पड़ता, लेकिन यही मोटर अगर आपको एसी से ऑपरेट करनी होती है तब आपको उसके अंदर कैपेसिटर लगाना पड़ता है। तो एसी के सर्किट तीन चीजों से मिलकर बनते हैं। एसी सर्किट के अंदर एक होता है आपका रेजिस्टेंस, एक होती है आपके पास में एल, और एक होता है आपका सी। ये जो एल होता है ये होता है इंडक्टर, ये जो आर होता है ये होता है रेजिस्टेंस, और ये जो सी होता है ये होता है आपका कैपेसिटर। क्या समझना? ये जो इंडक्टर है, ये इंडक्टर भी हमेशा करंट को अपोज करने की कोशिश करता है। आप लोगों ने सीखा था सेल्फ इंडक्शन। एक इंडक्टर दूसरे इंडक्टर के अंदर बनने वाले करंट को, मतलब ग्रोथ को या डिके को अपोज करता है। आपने सीखा था म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये जब भी कभी ग्रोथ को या डिके को अपोज करेंगे तो ये भी अपने आप में एक तरीके का रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। तो इंडक्टर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये क्या होती है सब समझेंगे। और कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो बच्चों हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस भी होती है और हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी होती है। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। ये क्या होती है मैं आपको रटा सकता हूं, लेकिन आप रटो मत, आप समझो, आप सीखो, सब अपने आप निकल कर आएगी। तो देखो सबसे पहले मैंने बात की एसी सर्किट्स containing
रेजिस्टेंस आर ओनली, मतलब ऐसे सर्किट जिनके अंदर केवल रेजिस्टेंस आर होता है। तो देखो आपको पता है कि जो करंट आई होता है वो कितना होगा आपका, आई नॉट साइन ओमेगा टी होगा। अगर आप दोनों जगह आर से मल्टीप्लाई कर देते हो, इधर भी आपने आर से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी आपने आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास आई इंटू आर ई बन गया और आई नॉट इंटू आर ई नॉट बन गया, तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी बन गई। तो आई बन जाता है आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी और ई कितना बन जाता है आपका, ई नॉट साइन ओमेगा टी बन जाता है। हाँ है ना, बताओ। तो आई आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी है और ई आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो आप अगर इसे ध्यान से समझो तो मैं कहता हूँ कि वोल्टेज जो रेजिस्टेंस के अंदर है इज इन सेम फेज, मैं बात कर रहा हूँ फेज की, फेज क्या होता है, सेम फेज एज ऑफ आई, मतलब वोल्टेज आपका सेम फेज में होगी जैसा कि आपके पास में करंट के अंदर है। सुनो ध्यान से, मैं आपसे एंगल की बात कर रहा हूँ। एंगल क्या होता है, हमेशा साइन के अंदर होता है, फेज का मतलब एंगल होता है। तो अगर आप करंट की बात करोगे तो करंट में एंगल है ओमेगा टी, जब आप ईएमएफ की बात कर रहे हो तो ईएमएफ में भी एंगल कितना आपका ओमेगा टी है। तो वैल्यूज अलग अलग है, आई की वैल्यू आई नॉट है, ई की वैल्यू ई नॉट है, लेकिन इन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है, वो क्या आपका साइन ओमेगा टी, दोनों में ओमेगा टी आ रहा है, दोनों के अंदर एंगल आपका बिल्कुल सेम निकल के आ रहा है। तो ये दोनों के दोनों क्या आपका बिल्कुल सेम फेज में। अब इनका बनता है फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम में क्या होता है, जिधर आपका करंट आई है उसी डायरेक्शन में क्या वोल्टेज है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। कल आप सुबह भी अगर क्लास लेना चाहो आप मुझे एक बार इन्फॉर्म करना, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत छुट्टियां हो गई हैं, आपको बहुत सारा है और मेरे घर के आप बिल्कुल पास ही रहते हो, मैं आपको आधा घंटे पढ़ा कर चला जाऊंगा, आपके घर पे आके आधा घंटे इसके आगे का स्टार्ट करा कर आपको चला जाऊंगा। आप शाम को 4 बजे तक बहुत सारा काम कर लो, ठीक है। तो आप सुबह आधा घंटे 30 मिनट की, ज्यादा लंबी नहीं, सिर्फ 30 मिनट की क्लास रख लेना आप। चलो जी, यहाँ तक का क्लियर है, हटा दूं इसको। अब देखो, अब अगली चीज निकल कर आती है ऐसे सर्किट जिनके अंदर इंडक्टर लगाओ। और देखो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस बारे में मेरे को ना अनन्या आप जरूर बताओगे। एसी सर्किट्स कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। देखो जब आप इंडक्टर के बारे में बात करोगे तो इंडक्टर के बारे में आप क्या जानते हो, थोड़ी सी जगह आप आराम से रुको रुको रुको, मैं हेल्प करता हूँ, मैं हेल्प करता हूँ इसको, इससे कोई दिक्कत नहीं, टेबल को आगे पीछे करो, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू बेटे, सॉरी आपको बाय। हाँ जी, तो देखो मैंने, आप इंडक्टर के बारे में क्या जानते हो, इंडक्टर क्या होता है। इंडक्टर आपके पास में एक ईएमएफ इंड्यूस करता है, जो ग्रोथ को भी अपोज करता है, अपोज को, और जो मतलब डिके को भी अपोज करता है। तो इंडक्टर आपका दोनों जगह पर, मतलब इंडक्टर आपका ग्रोथ में भी और डिके में भी दोनों जगह पर अपोज करके चलता है। तो एसी सर्किट जिनके अंदर इंडक्टर होता है, तो एसी सर्किट जिनके अंदर इंडक्टर होता है, आपने जैसे ही आपके पास में इसको किसी सोर्स के साथ आप कनेक्ट करोगे तो क्या करंट एकदम से आपका 12 एम्पियर का करंट होता है कि एकदम से 12 एम्पियर का करंट बन जाता है, सेटअप हो जाता है, क्यों अनन्या। तो उस कंडीशन में जो उसको 12 एम्पियर का होने से रोकता है वो चीज क्या होती है, जो नहीं, वो होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। वो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है वो अपोज द कॉज बिकॉज ऑफ विच इट इज प्रोड्यूस्ड। तो उस केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई होता है वो होता है माइनस का एल डी आई अपॉन में कितना होता है आपका डी टी होता है, ये आप लोगों ने सीखा था, क्योंकि ग्रोथ ऑफ करंट को अपोज कर रहा है। तो ई इज इक्वल टू कितना होता है माइनस का एल डी आई अपॉन में कितना होता है डी टी। पता मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि यार एक बात बताओ मेरे को, इंड्यूस्ड ईएमएफ में माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी, इसका काम है अपोज द कॉज बिकॉज ऑफ विच इट इज प्रोड्यूस्ड। तो उस हिसाब से तो इंडक्टर के अंदर करंट का भी सेटअप होने ही नहीं चाहिए। मतलब आप अगर ये बोलो किसी बच्चे से कि बेटा कल सुबह मैं तुम्हारा 2 घंटे का ही टेस्ट लूंगा, तो बच्चा क्या बोलेगा, सर कल सुबह तो मैं बहुत बिजी हूँ, कल सुबह तो मेरे पास 2 घंटे क्या 2 मिनट का टाइम नहीं है मेरे पास में, और टेस्ट तो मैं कल दे नहीं सकता बिकॉज इट अपोजेस द कॉज। मैं कहता हूँ बेटा आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, इसके लिए मैं टेस्ट ले रहा हूँ।
आप कहोगे सर रिजल्ट तो आ ही जाएगा, अच्छा मेरे को पता ही है मेरा रिजल्ट अच्छा ही आएगा, लेकिन टेस्ट लेने की क्या जरूरत है, क्यों परेशान हो रहे हो आप, टेस्ट मत लो आप। तो अपोजिट द कॉज बिकॉज ऑफ विच इट इज प्रोड्यूस्ड। तो उस हिसाब से अगर आप बच्चे की बात मान लोगे तो टेस्ट होगा ही नहीं ना। तो उस केस में जान कौन लगा रहा होता है, टीचर लगा रहा होगा जो बच्चे की बात नहीं मानेगा। तो ईएमएफ ये जो इंड्यूस्ड है ना, ये करंट को कभी सेटअप भी नहीं होने देगा। तो उस केस में जो पावर लगा रही होती है वो बैटरी लगाती है। कि आप लोगों ने देखा होगा जैसे कभी आप एसी का स्विच ऑन करते हो, घर की जो बाकी की लाइटें होती हैं एकदम से करंट डिम हो जाता है कुछ सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए करंट एकदम से डिम हो जाएगा। जैसे घर की पावर मोटर ऑन होगी एकदम से कुछ सेकंड के लिए डिम हो जाएगा। जैसे किसी आप पावर प्लग को ऑन करते हो कुछ सेकंड के लिए एकदम से डिम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो आपके पास में सोर्स है आपका, वो जो सोर्स है उसको करंट स्टैब्लिश करने के लिए एक्स्ट्रा पावर लगानी पड़ती है, एक्स्ट्रा चार्ज लगानी पड़ती है। तो जो आपका जो सोर्स है, ये आपका सोर्स कौन होता है? ई होता है, ईएमएफ सोर्स होता है आपका। ये सोर्स क्या करता है आपके पास में? इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट काम करता है। तो कैपिटल ई क्या होता है? इस ई के अगेंस्ट काम करेगा, माइनस ई होगा इस कंडीशन में। और ई इज इक्वल टू कितना होगा? माइनस का ई। ई कितना आपके पास? माइनस का एल डी आई अपॉन में कितना होगा आपके पास में? डी टी होगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, ई की जगह पे आपने लगा दिया ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना आपके पास में? एल, और ये कितना आपके पास में? डी आई अपॉन में कितना है? डी टी। तो डी आई इज इक्वल टू कितना हो गया? डी आई होगा ई नॉट अपॉन में एल साइन ओमेगा टी और डी टी। हाँ है ना? बताओ। चलो भाई इसका इंटीग्रेशन करके बताओ मेरे को क्या होगा इसका। अब ये ई नॉट अपॉन में आपके पास एल लिखा रहा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? आपने लिखा माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा। देखो जी, अब आपने क्या लिखा? आई इज इक्वल टू माइनस का ई नॉट अपॉन में ओमेगा एल, और ये आपके पास है कॉस ओमेगा टी। अब ये जो कॉस ओमेगा टी है, आप इस कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो? साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हो। इसे कॉस ओमेगा टी को आप साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। आपने ऐसे माइनस साइन बाहर निकाल दिया, माइनस साइन बाहर निकालो, ई नॉट अपॉन में ओमेगा एल साइन, ये क्या बनेगा? ओमेगा टी, और माइनस में कितना होगा? पाई बाय 2। यहाँ तक का समझ में आ रहा है? अब आप मुझे बताओ, आपका आई होता है वी अपॉन में आर। आई क्या होता है? वी अपॉन आर होता है ना। तो मतलब बेसिकली ये आपका वी है, तो ये क्या आपके पास आर है। ये तो मतलब वो कि अगर ये वी है तो ये क्या आपके पास आर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आपके पास में हेयर, ये जो ओमेगा एल है ये एक तरीके के रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इस रेजिस्टेंस को एक्स के नीचे छोटा सा एल लिख देते हैं, एक्सएल। एक्सएल कहलाता है आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। तो एक्सएल कितना होगा? ओमेगा एल, आप इसको बोलोगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। हाँ या ना? कॉन्सेप्ट समझ में आया? एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, इंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। क्योंकि आई होता है वी अपॉन में आर, रेजिस्टेंस की जगह पर ओमेगा एल लिखा है। तो जब रेजिस्टेंस की जगह पर ओमेगा एल लिखा है मतलब एक्सएल कितना है? ओमेगा एल है। इसे एक्सएल बोलते हैं। एक्सएल का मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। हमारे पास आई होता है वी अपॉन में आर, तो रेजिस्टेंस की जगह पर ओमेगा एल है, तो उसको रेजिस्टेंस को बोलते हैं एक्सएल बोलते हैं। इंडक्टर के रेजिस्टेंस को एक्सएल बोलते हैं, आर नहीं बोलते। इंडक्टर ने जो रेजिस्टेंस ऑफर करा उसे एक्सएल बोलेंगे। ठीक है? चैप्टर ही खत्म हो गया। इतना इतना तुम्हारा देख लिया तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज ही खत्म हुआ है। अब उसमें एलसी ऑसिलेशन रह गया बस, केवल पावर वगैरह खत्म हुआ है। एक क्लास आगे चल रहा है, सुबह का वैसे एक क्लास आगे।